अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके करेंगे और ये आपकी बुक है, देखिए जनरल नॉलेज। ठीक है, पहले इसका कंटेंट ओपन करिए सभी। और ये देखिए आपके पीए फर्स्ट में हमारे 14 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, पीए फर्स्ट में हमारे ये देखिए कंटेंट में पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर, जिसमें से हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जो कि जिसमें 3 चैप्टर थे, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये हमारे पार्ट 1 में थे, तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमें करना है ये है हमारा पार्ट 2, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 3 चैप्टर आज हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो पहले 4 चैप्टर ओपन कर लिए सभी। चैप्टर नंबर 4, ओइंग आ हैबिट, हॉबी। यहाँ पर टॉप पर लिखिए पार्ट 2 और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर डेट लिख देंगे सभी। हमारा ये स्टार्ट होगा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4, ओइंग आ हॉबी। हॉबी क्या होती है? एनीथिंग प्रोडक्टिव दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम इज़ आ हॉबी। कुछ भी अगर आप प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो या कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, जो कि आप फ्री टाइम में करते हो, उसे क्या कहते हैं? हॉबी कहते हैं। एनीथिंग प्रोडक्टिव दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम इज़ अ हॉबी। किसी भी फ्री टाइम में, अपने फ्री टाइम में, खाली वक्त में अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं या करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम हॉबी कहते हैं। Lying on sofa and watching television does not devote to the keyword productive। ऐसा नहीं है कि हम lying on sofa मतलब सोफे पे पड़ जाएं, सोफे पे लेट जाएं, एंड watching television, और टेलीविज़न यानी टीवी देखना शुरू कर दें। ये क्या है? ये इससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अ हॉबी, और ये कोई हॉबी नहीं है कि हम सोफे पे पड़ जाएं और टीवी देखने लगें। ये हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं होगा, इससे कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इससे ये कोई हॉबी नहीं है। अ हॉबी कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्टिविटी और इंटरेस्ट परस्यूड आउटसाइड्स वन रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड प्रैक्टिस बेसिकली फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हॉबी क्या होती है? हॉबी इस तरह से डिस्क्राइब है कि कोई एक्टिविटी या कोई तुम्हारा इंटरेस्ट हो, कोई ऐसा काम जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आता हो, या ऐसा एक्टिविटी करते हो जो तुम बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, या उसमें तुम्हें बहुत मज़ा आता हो, या तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगती हो। ठीक है, वो हैबिचुअल हो गए, उसकी तुम आदत है तुम्हें उसे करने की, क्योंकि वो तुम्हारी हॉबी है। ठीक है, इंटरेस्टिव परस्यू आउटसाइड वंस रेगुलर ऑक्यूपेशन, या तो फिर उसका कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन होगा, उसका रेगुलर काम होगा, या प्रैक्टिस बेसिकली फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, या कोई प्रैक्टिस आप ऐसी करते हो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी काम ऐसा करते हो जो कि आप एज अ हॉबी करते हो। ठीक है, हॉबीज़ हेल्प अस टू, हॉबीज़ किस में मदद करते हैं हमें? रिलैक्स, रीबूस्ट अप आवर सेल्फ, re-energize the brain, be much more patient, have fun by ourselves, discover new talent in ourselves। हॉबीज़ हमें किस किस चीज़ में मदद करती है? हमें रिलैक्स करते हैं हॉबीज़ से। हम हॉबीज़ जिसके पास होती हैं, हॉबी कोई हॉबी करता है, अपनी हॉबी पे काम करता है, तो उससे क्या करता है? उसे रिलैक्स करती है। ठीक है, सुकून पहुंचाती है। आपकी जो हॉबी होगी, जब आप उसे पूरा करेंगे या उस पर काम करेंगे, उसे करेंगे, तो आपको रिलैक्स फील होगा, सुकून फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रीबूस्ट अप आवर सेल्फ, और अपने आप को रीबूस्ट कर देता है, मतलब एनर्जेटिक बना देता है। हमें जो है एक्टिवनेस फील होती है। हम वो काम अगर जब करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, तो हमें क्या फील होता है? रीबूस्ट कर दिया उसने। जैसे कि हमें अगर फुटबॉल खेलना पसंद है, तो हम चाहे कितने भी हमारा मन नहीं कर रहा होगा, तब भी हम अगर हमारी कोई मनपसंद चीज़ आ जाएगी, तो उसे हम जो है खेलने लगेंगे। हमारा कोई फेवरेट गेम होगा, तो चाहे हम जो है सुस्त बैठे हुए हैं, अगर हम देखेंगे कोई हमें कोई खिलाना चाह रहा है या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं कोई, तो हम फ़ौरन चले आएंगे खेलने, यानी हमारी बॉडी रीबूस्ट हो जाएगी। हमें अचानक से वो अपनी हॉबी को देख के या अपनी फेवरेट चीज़ को देख के हमें क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट, री एनर्जाइज द ब्रेन, और ब्रेन को भी ये क्या करता है? एनर्जेटिक बनाता है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। अपनी हॉबी पे काम करने से क्या होता है? हमारा ब्रेन एनर्जाइज होता है, री एनर्जाइज होता है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन स्ट्रेस में है, थका हुआ है, हम कोई काम कर रहे हैं जैसे, और हम जो है थक गए हैं, हमारा ब्रेन अब काम नहीं कर पा रहा है, तो हम अपनी हॉबी पे वर्क करेंगे। अगर हम अपनी हॉबी करेंगे तो हमारा ब्रेन फिर से री एनर्जाइज हो जाएगा। फोर्थ, बी मच मोर पेशेंट, मतलब अगर आप अपनी हॉबी पे काम करेंगे, अगर आपकी कोई हॉबी है, आप उसे हॉबी को कर रहे हैं अपने, तो इंसान को सब्र भी बढ़ता है, इंसान के अंदर का सब्र भी बढ़ता है, मच मोर पेशेंट उसके अंदर आ जाता है।
फिफ्थ, हैव फन बाई अवर सेल्फ, और अपने आप में अगर हम कोई हॉबी करते हैं, अपनी हॉबी पूरी करते हैं, तो अपने आप में हमें खुद को मज़ा आता है उस काम को करने में, क्योंकि वो हमारी हॉबी है। हॉबी क्या होती है? जो चीज़ हमें पसंद होती है, और हमें हर उस चीज़ में मज़ा आता है, और हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो हमें करने में अच्छी लगती है या पसंद होती है हमारी। लास्ट पॉइंट, डिस्कवर न्यू टैलेंट इन अवर सेल्फ, और अपने अंदर एक नया टैलेंट भी हमें जानने को पता चलता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। यू नो दैट समटाइम्स अ हॉबी कैन बिकम अ प्रोफेशन, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कभी कुछ टाइम में या कभी कभी हॉबी जो है हमारी प्रोफेशन बन जाता है, वही हमारा काम बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई क्रिकेटर है, बचपन से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, फिर वो उसकी पहले तो हॉबी थी, फिर बाद में धोनी जैसे हैं यहाँ पर दिया है, फिर बाद में उसका प्रोफेशन हो गया, वही उसका काम हो गया। ठीक है, अब ये रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहले रिसर्च करना शुरू किया, इनका क्या था, रिसर्च इनकी हॉबी थी, तो फिर बाद में ये क्या हो गए, साइंटिस्ट बन गए। इसी तरह से कह रहे हैं, अगर हमारी हॉबी जो है कोई, वो आगे जाके प्रोफेशन भी बन जाती है कभी कभी। डोंट यू हैव अ हॉबी, क्या आपके पास कोई हॉबी नहीं है, तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है। इफ़ नॉट यू कुड स्टार्ट राइट नाउ, अगर नहीं है तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। यू नो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो चूज समथिंग फ्रॉम देम, आपको अपने बारे में पता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्या चीज़ आपको करने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है, या क्या चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा पता है, तो उसी इंटरेस्ट में से कोई एक ऐसी चीज़ चूज़ करिए, सिलेक्ट करिए, और उसे ही अपनी हॉबी में चेंज करिए, अपनी उसे हॉबी बनाइए। जैसे कि कोई फुटबॉल खेलता है अच्छा, तो वो फुटबॉल उसकी हॉबी हो जाएगी, या अगर कोई बुक पढ़ता है या बैट बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उसके क्रिकेट खेलना, उसकी प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा, हॉबी हो जाएगी। या किसी की बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो उसकी रीडिंग बुक जो है उसकी क्या हो जाएगी, हॉबी हो जाएगी। इसी तरह से आपकी जो अपनी इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है, उसकी बेस पर चूज़ करिए और उसमें से कोई एक अपनी हॉबी बनाइए। For instance, if your area of interest is wearing different dresses, और अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट कोई है कि डिफरेंट कपड़े पहनना, ठीक है, डिफरेंट ड्रेसेस को वेयरिंग करना, यू कुड मेक इट योर हॉबी, तो आप इसे भी हॉबी बना सकते हैं कि जैसे आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं या आपको मज़ा आता है, ऐसा करना आपको मज़ेदार लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे भी आप अपनी हॉबी बना सकते हैं। कैसे? यू कुड ट्राई डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग योर क्लोथ्स, कैसे आप ट्राई कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग ट्राई कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस को, जो अपने कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कपड़े डिफरेंट पहनना अच्छा लगता है, तो आप चाहेंगे आप अलग अलग तरह के डिफरेंट वे के कपड़े पहने या वेयरिंग करें। ठीक है, तो आप उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग योर क्लोथ्स, अपने क्लोथ को, अपने कपड़ों को डिफरेंट तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ दैट्स बी अ ग्रेट फन, और इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ चैप्टर 5 ट्रैफिक रूल्स, इस पे भी, ये भी पार्ट 2 में है, इसलिए आप यहाँ पर पार्ट 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी सेम डेट, मतलब जिस दिन ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे आप सभी लोग। ट्रैफिक रूल के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द रूल्स विच मेक अवर लाइफ डिसिप्लिन। रूल्स क्या होते हैं? ये वही रूल होते हैं, यही रूल होते हैं जो कि हमारी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं, मतलब डिसिप्लिन के साथ चलाते हैं, हमारी लाइफ को मैनर के साथ चलाते हैं। जैसे विदाउट डिसिप्लिन आवर लाइफ वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल, बिना डिसिप्लिन के, बिना मैनर के, बिना डिसिप्लिन के हमारी लाइफ क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल में नहीं रहेगी। थिंग्स विल नॉट बी इन आवर फेवर, और सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रहेंगी, हमारी तरफ नहीं रहेंगी, हमारी अगेंस्ट हो जाएंगी। अगर हम डिसिप्लिन ऑर्डर नहीं करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ हमारे खिलाफ हो जाएंगी, हमारे फेवर कोई चीज़ नहीं रहेगी। सो वेयर एवर वी गो देयर आर रूल्स, दैट इज़ एट स्कूल, एट होम एंड इवन ऑन द रोड। और तो जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ क्या मिलते हैं, हमें रूल्स मिलते हैं कुछ, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं या हम अपने घर पे भी रहते हैं, और यहाँ तक कि हम अगर रोड पे भी चलते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे रोड पे हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करनी है रोड, और हमें लेफ़्ट साइड चलना है, और अगर मतलब डिफरेंट रूल्स हैं। बस में से चलती हुई बस से हमें जंप नहीं करना है, तो ये रोड के रूल्स हो गए। अपने घर के रूल्स हैं, होम के रूल, स्कूल के डिफरेंट रूल्स हैं कि प्रॉपर ड्रेस में आना है या प्रॉपर बुक किट के साथ आना है। तो ये क्या है, हाँ, ये बताए गए हैं कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के रूल्स होते हैं।
दीज आर रूल्स विच गिव अस सेफ्टी, और यही वो रूल होते हैं जो हमें क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी देते हैं। इन्हीं रूल्स की वजह से हम सेफ्टी में रहते हैं। कैसे? टेक द करेक्ट राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें करेक्ट करना है, ये राइट का ऑप्शन किस पे लगाना है, जो सही हो, और क्रॉस लगाना है जो कि गलत हो। तो स्टार्ट करते हैं। इग्नोर द फुट ब्रिज, पेवमेंट एंड जेब्रा क्रॉसिंग। ये कह रहे हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग है या पेवमेंट है या फुट ब्रिज है, जो जैसे वो होता है डिवाइडर है या पेवमेंट जिसे कहते हैं, बीच बीच में ब्लॉक्स जैसे आ गए, और वो जेब्रा क्रॉसिंग आ गई, जेब्रा रोड क्रॉस करने के लिए। तो ये कह रहे हैं हमें उसे उन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं है मतलब कुछ, ठीक है, उसे नहीं देखना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि हम इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रोड क्रॉसिंग के वक्त हम किस पे चलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे या पेवमेंट या फुट ब्रिज, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रॉन्ग हुआ। सेकेंड, इफ़ द कार इज स्टिल फार अवे डोंट रन अक्रॉस। ये कह रहे हैं अगर कार दूर है तो इधर से उधर मत भागो, ठीक है। डोंट क्रॉस मतलब क्रॉस ना करो। तो ये सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भागेंगे इधर से उधर, रोड को इधर उधर से क्रॉस करेंगे, डोंट रन अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक पार से उस पार, चाहे कार कितनी ज़्यादा दूर ना हो। मतलब अभी हम ये क्या कहते हैं जब रोड क्रॉस करते हैं, अरे अभी तो कार दूर है, ठीक है, या अभी तो दूर है, अभी हम इतनी देर में पार कर लेंगे। नहीं, हमें क्या करना है, वेट करना है जब तक वो पार ना हो जाए, निकल ना जाए, ठीक है। तो ये सही कह रहे हैं। डोंट रन अक्रॉस मतलब इधर उधर हमें पार नहीं करनी चाहिए, सड़क पार नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड चलना चाहिए, बिल्कुल राइट हैंड साइड। नहीं, हमें किस साइड चलना चाहिए? अगर कोई फुटपाथ नहीं है, कोई जगह नहीं है पैदल चलने के लिए, जैसे साइड में फुटपाथ होता है वहाँ पर पैदल चलने के लिए लोगों के लिए बनाया गया होता है, तो ये करें अगर तुम्हारे कहीं रोड पे फुटपाथ नहीं है तो आप सभी लोग कहाँ चलें, राइट हैंड साइड। नहीं, कहाँ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए हमें। तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। फोर्थ, व्हाइल ऑन द बस शाउटिंग विल मेक द ड्राइवर हैप्पी। जब आप बस में होंगे तो शाउटिंग यानी शोर मचाने से, आपके शोर मचाने से ड्राइवर खुश होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, बल्कि वो डिस्टर्ब होगा, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। फिफ्थ, ऑलवेज क्रॉस अ रोड एट अ कर्व। ये कह रहे हैं जब हम रोड क्रॉस करें, जब कोई रोड क्रॉस करें तो हम इस तरह से कर्व लेके करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेट रोड क्रॉस करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पार होना चाहिए उस पर, ना कि हमें कर्व होके जाना चाहिए, ठीक है। 6 क्या है, इफ़ द बस इज़ फुल, अगर बस भरी हुई है, स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, तो बस के फुटबोर्ड पे खड़े हो जाइए, जो बाहर जिस पे पैर रख के हम अंदर चढ़ते हैं, पैर रख के अंदर बस के चढ़ते हैं। नहीं, क्या है ये, फॉल्स है। क्यों रॉन्ग है? क्यों? क्योंकि उस पर खड़े होने से एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, बाहर जगह नहीं होती है वहाँ। 7th, ऑलवेज फॉलो द क्यू एट द बस स्टैंड। बस स्टैंड पर लाइन जो बनी होती है उसे फॉलो करना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये करेक्ट है, क्यू में हमें खड़ा होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 by 1। 8 क्या है, बोर्ड द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट विदाउट पासिंग अदर। मतलब हमें यहाँ क्या कह रहे हैं, बोर्ड द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट विदाउट पासिंग अदर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, बोर्ड द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट, मतलब बस पे जब ही चढ़ें, जब वो हॉल्ट पे आ जाए, मतलब स्टैंड पे आ जाए। विदाउट पुशिंग अदर मतलब किसी को बिना धक्का दिए हमें बस पे चढ़ना चाहिए, और जब चढ़ना चाहिए जब वो अपने स्टैंड पर आके रुक जाए, ठीक है। उसके बाद 9th, डोंट होप ऑफ अ बस एज इट बिगिंस टू स्लो डाउन। और ना ही हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि बस हल्की होने लगी या स्लो होने लगी तो हम जंप कर गए, ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि पूरी तरह से बस स्टॉप हो जाए या रुक जाए, और तब हम उसके अंदर से फिर बाहर आएँ, ठीक है। 10th, पोक योर हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस एंड एन्जॉय द ब्रीज ऑन योर फेस। मतलब अपने सर को बाहर निकाल के रखना, जब हम बस के अंदर बैठे हों तो खिड़की से या विंडो से हम अपना सर निकाल के रखें, और एयर को, जो हवा चल रही है बाहर ठंडी ठंडी या जैसी भी, वो अपने फेस को एंजॉय करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए कि बस चल रही है, मूविंग बस से हमने या मूविंग ट्रेन से अपना सर बाहर निकाल लिया और इन्जॉय कर रहे हैं एयर को अपने फेस पे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बाहर सर निकालने से हमारे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि दूसरे भी व्हीकल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 10, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेसन नंबर 6। क्या करना है यहाँ पर, इस पे भी पार्ट 2, यहाँ पर भी
जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन की डेट। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें रीडिंग करनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? देयर इज़ अ ब्राइट चाइल्ड इन एवरी चाइल्ड। हर चाइल्ड में एक शानदार बच्चा होता है, मतलब हर बच्चे में कोई ना एक खासियत होती है, या हर बच्चा एक शानदार बच्चा होता है, ये कह रहे हैं। नॉट एवरीवन इज़ गुड एट एवरीथिंग। हमें पता है कि हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। आवर पर्सनैलिटी इज़ काउंटेड नॉट ओनली बाई आवर लुक्स बट ऑल्सो some more attributes are important those contribute and add to our personality। ये क्या कह रहे हैं? हमारी पर्सनैलिटी खाली ये नहीं देखती कि हमारा लुक कैसा है, मगर उसमें कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। दोज कंट्रीब्यूट्स एंड ऐड आवर पर्सनैलिटी, जो कि हमारे पर्सनैलिटी में जुड़ती है और कंट्रीब्यूट करती है, मतलब पूरा बराबर हिस्सा लेती है। ऐसा नहीं कि हम खाली स्मार्ट दिखने में या अच्छे हैं या हेल्दी हैं तो उससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। लाइक आवर बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारा बिहेवियर कैसा है या हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो, या हम अगर कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। फर्स्ट क्या है इसका? फील परफेक्ट। पहले तो परफेक्ट फील करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या, हमारा पहला पॉइंट है परफेक्ट फील करना, कि हमें परफेक्ट फील करना चाहिए कि हाँ हम परफेक्ट हैं। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, गॉड ने हमें बनाया है। आवर फिजिकल स्ट्रक्चर, फेस एंड कॉम्प्लेक्शन कैन नॉट बी चेंज, और हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फेस है या कॉम्प्लेक्शन है जो भी है वो हम चेंज नहीं कर सकते, गॉड ने कर सकते। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर या हमारा दिमाग या चेहरा जैसे भी, या हमारा कलर जैसे भी हम दिखने में हैं, वो हमारे गॉड ने हमें बनाया है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट डोंट गेट पेसिमिस्टिक एंड डिस्करेज बाई एनी ऑफ द कंपेरिजन विद अदर, मतलब दूसरों को देखकर ना ही हमें क्या होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्परफेक्ट फील करें या पेसिमेटिक फील करें या डिस्करेज फील करें, मतलब हमें कॉन्फिडेंट फील करना है। ऐसा नहीं फील करना है अरे वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है या मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे देख के इंसान को, किसी को देख के हमें डिस्करेज नहीं होना है, ठीक है। हमें क्या रहना है? करेज रहना है, और हमें पॉजिटिव रहना है और परफेक्ट फील करते रहना है, ठीक है। तो हमें कैसा नहीं फील करना है? डिस्करेज नहीं फील करना है, मतलब बिना हम करेज मतलब हिम्मत। तो हमें कैसे हिम्मत से फील करना है? हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए हर चीज़ को। दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर करके उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हम इनसे नीचे हैं या इनसे हम कम जानते हैं, ठीक है। हमें परफेक्ट फील करना चाहिए। वी कैन हैव द फीलिंग ऑफ परफेक्शन इन कंपेरिजन टू द पीपल हु आर डिसेबल। हमें परफेक्शन की फीलिंग कब आ सकती है? जब हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखेंगे जो कि जैसे कि डिसेबल हैं। अब हम लोगों को, जैसे हम लोग, हमारी बॉडी ठीक है, हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, अब उन लोगों को देखना चाहिए हमें जिनके पास कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पास हाथ नहीं है, तो उन्हें देख के हमें ये फील करना चाहिए, हमें करेज फील करनी चाहिए, हमें हिम्मत जुटानी चाहिए क्या, कि हमारे पास हाथ तो हैं, कम से कम हम इस काबिल तो हैं, हम अपना काम कर लें। तो दूसरे लोगों को, डिसेबल लोगों को, या डिफरेंट एंड इवन दे फेल्ट देयर सेल्फ परफेक्ट एंड डन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और क्या कर सकते हैं? उन्हें देखकर हम अपने आप को परफेक्ट फील कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लायक हो सकते हैं। अगर हम परफेक्ट फील करेंगे तो अपनी पावर से भी ज़्यादा हम, मतलब अपनी क्षमता जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो काम हम नहीं कर पाएंगे, उस अगर हमें हिम्मत भी होगी, हमारे पास करेज होगा, ठीक है, तो हम क्या, अगर हम पैसिव होंगे, मतलब उसके करने का अगर हमें मन होगा, इच्छा होगी और चाह होगी, तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब और बेहतर काम कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस हेलन केलर वॉज डम, डीफ एंड ब्लाइंड। हेलन केलर के एग्जाम्पल दिए इन्होंने, वो कौन थे? वो जो है डम थी और बीफ और ब्लाइंड, यानी डम, डीफ, बहरी, अंधी, ठीक है, और डम, ठीक है। हु टर्न टू एक्टिंग, जो कि एक्टिंग करी जिन्होंने, एक्टर थी, फॉलोइंग द लॉस ऑफ अ लेग इन एन एक्सीडेंट, और उनका यहाँ तक के पैर भी उनका एक्सीडेंट में लॉस हो गया। उनके साथ इतनी चीज़ें हुई, मतलब वो डम भी थी, डीफ भी थी और ब्लाइंड भी थी, और उसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग की और यहाँ तक कि उनका पैर एक्सीडेंट में चला गया, ठीक है, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो वही कह रहे हैं, आप लोग तो परफेक्ट हैं, आपके हाथ पैर हैं, सब कुछ है, आँख है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली भी फ़िट हैं, और नहीं भी हैं तो उन लोगों को देखिए जो आपसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, आपसे भी ज़्यादा बेकार उनकी हालत है, या वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, या वो सीरियस है, उनका दिमाग सही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, अपने से बड़ों को देखकर हमें ये नहीं फील करना चाहिए, अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हम लोग डिस्करेज हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रूम योरसेल्फ, ठीक है। ग्रूम योरसेल्फ मतलब, ठीक है, ग्रूम योरसेल्फ मतलब क्या होता है?
ग्रूम मतलब अपने आप को सजाना, संवारना, मतलब बेहतर बनाना। वॉट एवर यू हैव एंड पजेस ग्रूम, जो भी आपके पास है उसे जो है अच्छे से मतलब ग्रूम करके रखिए। जो भी आप जिस पर भी काम कर रहे हैं उस पर ग्रूम करिए, मतलब उसे संभाल के रखिए, समझा उसे क्या करके रखिए, संभाल के रखिए। और अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जैसे कि इट एंड ब्राइटन योर लाइफ, जो कि अपने आप को, अपनी लाइफ को ब्राइटन करेगा, मतलब चमकाएगा, आपकी लाइफ को शानदार बनाएगा। मेक योर सेल्फ प्लीजिंग, प्लीजिंग मतलब क्या होता है, चाहना, अपने आप को चाहो, अपने आप को खुश करने वाली चीज़ें करो, अपने आप को मज़े दिलाने वाली चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा फील हो, ठीक है, अपने आप को मज़ा आना चाहिए। हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए और दोस्ती वाला नेचर रहना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे से बोलना, अच्छे से बातें करना और फ्रेंडली नेचर शो करना चाहिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर टीथ, अपनी दांतों की केयर करनी चाहिए। स्किन, हेयर, आइज एंड नेल्स, और अपने स्किन की खाल की और हेयर की, अपने बालों की या अपने आँखों की या अपने नाखूनों की क्या करनी चाहिए, हमें केयर करनी चाहिए। इवन ओल्ड बट नीट इज़ बेटर, चाहे पुराना हो मगर साफ अच्छा लगता है। नीट क्या है, नीट इज़ बेटर, वो सबसे बेहतर है। चाहे कितनी भी पुरानी चीज़ हो, अगर आप उसे साफ करके रखते हैं तो वो अच्छी लगती है। देन दैट ऑफ अ न्यू बट ऑन, उन चीज़ों से जो चाहे नई हो मगर वो बहुत गंदी हो। अगर मैं दो चीज़ रखूं, एक पुरानी चीज़ है वो बहुत चमक रही है, क्यों, क्योंकि मैं उसे साफ करता रहता हूं, ठीक है, और एक अगर मैं कोई चीज़ नहीं लाया, सेम चीज़ वही मैं सेम चीज़ नहीं लाया और उसे मैंने बहुत दिन तक रख दिया, ऐसी वो बहुत गंदी हो गई, तो आप किसे कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जो पुरानी वाली होगी, क्यों, क्योंकि वो साफ़ होगी और क्लीन रहेगी, नीट रहेगी, तो आपको वो अट्रैक्ट करेगी, आपको अच्छी लगेगी। और चाहे दूसरी चीज़ जो है वो नई है मगर वो गंदी है, अगर टॉन है, बेकार है, तो वो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बी कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल फील होना चाहिए हमें, ठीक है, हमें कैसा फील होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए हमें। मेक योर सेल्फ सो मच कंफर्टेबल एज यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर बुक्स एंड स्टडीज़, अपने आप को इतना कंफर्टेबल बनाओ, इतना आरामदायक बनाओ, इतना सुकून मतलब फील कराओ अपने आप को कि आप जब पढ़ने बैठें या स्टडीज़ के लिए बैठें तो आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएँ, ठीक है, उस पर ध्यान लगा पाएँ। स्टडी टाइम मैनेजमेंट, अपना स्टडी टाइम मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए स्टडी का, मतलब हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं उसका टाइम होना चाहिए। कीप अ फिक्स स्टडी टाइम एंड स्टिक टू इट, अपना कोई एक फिक्स टाइम बनाइए और उससे चिपके रहिए, मतलब उससे लगे रहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहा आज कल से हम 5 बजे पढ़ेंगे तो कल से हम पढ़ने नहीं बैठे। अगर हमने जो टाइम बनाया है तो वो बनाया है, उस पर काम करिए और उस पर क्या करना है, हमें फिक्स स्टडी टाइम बना के उस पर ही स्टिक रहना है, मतलब उस पर ही काम करना है, टालना नहीं है उसे कि अरे कल से कर लेंगे या 1 घंटे बाद कर लेंगे, ठीक है। जो हमने टाइम टेबल फिक्स कर दिया उसी पर काम करना है। लेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स नो अबाउट इट एज टू अवॉइड डिस्टर्बेंस, और अपने फैमिली या अपने दोस्तों को उस टाइम टेबल के बारे में बता दो कि वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ इस टाइम। जैसे मैंने कहा कि मैं जो है 5 बजे आज पढ़ने बैठ जाऊंगा और 7 बजे तक पढ़ूंगा, तो मैं अपने दोस्तों और अपने भाइयों को या अपने घर वालों को बता दूंगा कि मुझे 5 बजे से 7 बजे तक डिस्टर्ब ना करा जाए, कोई काम ना दिया जाए, या तो फिर उससे पहले दे दें या उसके बाद कोई काम दे दें, तो इससे क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि लेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स नो अबाउट इट एज टू अवॉइड डिस्टर्बेंस, तो अपने टाइम टेबल के बारे में अपने दोस्तों और अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि जिससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो। अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन, अंडरस्टैंड करना, समझना, और अंडरलाइन करना। रीड एंड अंडरस्टैंड वेल, पढ़ो और अच्छे से समझो। ये स्टूडेंट्स के लिए है मेनली कि अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन वाला। रीड एंड अंडरस्टैंड वेल मतलब अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड मतलब समझना। अंडरलाइन द पार्ट्स विद अ पेंसिल विच यू फील आर इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पेंसिल के साथ बैठना चाहिए और हर उस पार्ट को, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को या उस पार्ट को आप अंडरलाइन करिए जो आप उसमें पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन यू हैव फिनिश विद द चैप्टर, और अगर आपने फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया या पूरा कर लिया, गो बैक एंड रीड ओनली द अंडरलाइन पार्ट्स अ कपल ऑफ टाइम, तो आप वापस जाइए और आपको जो लग रहा था ये इंपॉर्टेंट है या डिफ़िकल्ट है तो आपने उसे अंडरलाइन किया होगा, तो उन अंडरलाइन पार्ट को हमें क्या करना है, उन अंडरलाइन पार्ट को हमें दोबारा रीड करना है। कपल ऑफ टाइम मतलब 1-2 बार उसे हमें दोबारा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट डाउन मतलब लिखना,
अब जैसे हमें पता है, हमें पहले भी बचपन में छोटे जब होते हैं 5th तक बच्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा लिख लिख के याद करो। क्यों? क्योंकि लिखने से इंसान की एबिलिटी बढ़ती है, उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वही कह रहे हैं, राइट डाउन एज अ टूल यूज टू राइट डाउन ऑन अ पैड और रफ नोटबुक व्हेन यू आर रिवाइजिंग। एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमें क्या करना चाहिए, यूज टू राइट डाउन ऑन अ पैड और रफ नोटबुक। अपने किसी पैड पर या रफ नोटबुक पे हमें लिखना चाहिए व्हेन यू आर रिवाइजिंग, जबकि हम रिवाइज कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिवाइज कर रहे हो तो हमें एक पेन पेंसिल लेके बैठनी चाहिए या नोट पैड लेके बैठना चाहिए जिसपे हम उस पर लिखें। नाउ सी हाउ मच यू डेवलप योर स्किल। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने रिवाइज तो कर रहे हैं, तो हम बगैर देखे, कुछ लोग होते हैं जैसे आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद बिना देखे लिखने का ट्राई करते हैं, तो वो भी एक तरह का रिवीजन होता है। क्यों? उसमें हम ट्राई ही कर रहे हैं, मगर उससे हमें पता चलता है कि हमने अपनी स्किल्स को कितना डेवलप करा, हमें कितना जानने को मिला, जो कि हम उस पर लिख पा रहे हैं, कॉपी पे हम दे पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। रेगुलर ब्रेक एंड स्लीप। रेगुलर ब्रेक होना चाहिए और स्लीप मतलब हमें अपनी रेगुलर स्लीप लेनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, गुड मेमोरी एंड परफेक्ट बॉडी, टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स बाय जस्ट रिलैक्सिंग बाय वॉचिंग टेलीविजन और लिसनिंग टू सम म्यूजिक। ठीक है, जैसे कि हमें सबको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, अपनी मेमोरी को अच्छा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, अपनी बॉडी को परफेक्ट रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में हमें, जैसे कि हम अगर हार्ड वर्किंग हैं, जैसे हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें बीच बीच में 10 मिनट्स का क्या लेना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। क्यों? अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जैसे कि क्या, और उस 10 मिनट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न देख लिया हमने, जैसे हम पढ़ रहे हैं लगातार 2-3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड को स्ट्रेस होगा, हमारी बॉडी को स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, तो हम 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ऐसा काम करेंगे हम उस ब्रेक में जिससे हम क्या फील करें, थोड़ा रिलैक्स फील करें। जैसे कि हम टीवी देख लेंगे या लिसनिंग सम म्यूज़िक, या कोई म्यूज़िक सुन लिया या सॉन्ग सुन लिया, तो जिससे हमें हमारी बॉडी को या हमारे ब्रेन को रिलैक्स फील होगा। उसके बाद फिर हम अगेन अपना काम पूरा कर सकेंगे। तो ये आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।